हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोग का जो चैप्टर 5 हिस्ट्री का चल रहा था उसमें आगे देख लेते हैं रोल ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ। अब जो रेलवे और टेलीग्राफ का जो रोल था, ठीक है ना, वो कैसा था। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ कैन बी सेड टू बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इंडिया इन द डायरेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। जो रेलवे और टेलीग्राफ का जो डेवलपमेंट विकास हुआ, ठीक है ना, उसका जो इम्पॉर्टेंट स्टेप था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भारत में बहुत ज़्यादा काम आया। द चीफ पर्पज ऑफ दिस टू वाज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लेस ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू द पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट्स। इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि जो रॉ मटेरियल था, ठीक है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हुआ, पोर्ट्स पे ले जाने में और उसको मार्केट में ले जाने में, ठीक है ना, उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आसानी हो गया। इन एडिशन टू दिस, और इसके अकॉर्डिंग द रेलवेज एंड द टेलीग्राफ हेल्प द ब्रिटिश टू ट्रांसपोर्ट फोर्सेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पीडली। और जो ब्रिटिश थे उनको भी इससे बहुत ज़्यादा मदद मिला, इंडियंस को भी बहुत ज़्यादा मदद मिला, क्योंकि जो सामान होता था, जो गुड्स होते थे, वो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह क्या होते थे, पहुंच जाते थे। विच हेल्प देम टू सप्रेस रिवॉल्ट्स एंड अनरेस्ट ब्रीविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अंग्रेज़ों को इससे और ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उनको जो रिवॉल्ट्स होते थे, आंदोलन होता था, उसको दबाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में जाना पड़ता था। इसके लिए उनको क्या हुआ, उसको भी आसानी हुआ, वो जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाते थे। अब आगे देखते हैं मेजर इंडस्ट्रीज, जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उसके बारे में। द मेजर इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द 19th एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वेयर एज फॉलो। जो मेजर इंडस्ट्री थे 19th सेंचुरी में और जो 20th सेंचुरी का जो हाफ पार्ट था उसमें सबसे पहले है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया का सबसे, पूरे दुनिया का सबसे पुराना इंडस्ट्री है। हैंडलूम वाज यूज्ड फॉर वीविंग क्लोथ्स। जो हैंडलूम, यहाँ पे जो कपड़ों की जो बुनाई होती थी वो हैंडलूम के द्वारा की जाती थी, यानी हाथ से जो बनाया जाता था कपड़ा। दिस इंडस्ट्री कुड नॉट compete अगेंस्ट द मशीन मेड टेक्सटाइल। इस जो हैंडलूम वाले जो कपड़े होते थे, बनाए जाते थे, वो इंडस्ट्री क्या हुआ, वो मशीन मेड टेक्सटाइल से compete नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद आता है जो दूसरा इंडस्ट्री था, जो मेजर इंडस्ट्री, वो था जूट इंडस्ट्री। द फर्स्ट जूट मिल वाज स्टार्टेड इन बंगाल इन 1855। जो पहली जूट की मिल बनी थी वो कहाँ बनी थी, बंगाल में 1855 में। दिस इंडस्ट्री grew rapidly in Bengal because it was the cheap source of raw material. The number of jute mills rose from 20 in 1887 to 36 in 1901 and 64 in 1914. This industry got further impetus during the First and Second World Wars. Over 2 lakh people work in this industry in 1914. ये जो जूट मिल था, ठीक है ना, ये बंगाल में इसलिए ज़्यादा चीप सोर्स था क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल मिल जाता था। जो जूट बनाने का जो मटेरियल होता था वो सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलता था। और जो जूट मिल बने, ठीक है ना, उदय हुए रोज़, यानी कि जो बनने का जो टाइम था, 1887 में 20 मिल बनी थी, ठीक है ना, 1901 में 36 मिल बनी, 1914 में 64 मिल्स बनी। और ये जो मिल्स बनने की जो स्पीड थी वो कब, 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, ठीक है ना, तो उस टाइम इसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई गई जूट की, और उसमें 2 लाख लोग क्या करते थे, काम करते थे जूट मिलों में। इसके बाद जो तीसरी इंडस्ट्री है वो क्या है, कोल माइनिंग, यानी कोयले का जो खदान है उसकी इंडस्ट्री। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, जब रेलवे का इंट्रोडक्शन हो गया, विच वाज द मेजर कंज्यूमर ऑफ कोल, इसके वजह से जो कोल था, कोयला था, उसका कंज्यूम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उस टाइम में कोयले से ही ट्रेन चलती थी। कोल माइनिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड टू डेवलप। इसकी वजह से जो कोल माइनिंग इंडस्ट्री थी वो क्या हो गई, डेवलप होने लगी, विकसित होने लगी। इट बिगेन इन 1850 इन रानीगंज इन बंगाल एंड स्प्रेड टू अदर एरिया इन बंगाल एंड बिहार। 1850 में जो रानीगंज का एरिया था बंगाल का, ठीक है ना, वही मेन कोयले का वहीं से मिलता था। लेकिन उसके बाद ये दूसरे एरिया में, बंगाल और बिहार में भी इसका क्या हुआ, इंडस्ट्री बढ़ने लगी। द नंबर ऑफ कोल माइंस इंक्रीज्ड फ्रॉम 56 इन 1879। जो कोल माइंस की जो संख्या थी वो क्या हो गई, बढ़ने लगी। 1879 में 56
इंडस्ट्री माइंस थी। उसके बाद 1895 तक आते आते 123 माइंस हो गई। कोल प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 16.5 मिलियन टन, और जो कोल प्रोडक्शन होने लगा उसमें भी बढ़त होने लगी। 16.5 मिलियन टन जो थे 1914 में, ठीक है ना, कोल निकाला जाता था। फिर 28.34 मिलियन टन इन 1938, 1938 में वही क्या हो गया, बढ़ के 28.34 मिलियन टन हो गया। दिस इंडस्ट्री एम्प्लॉयड मोर देन 1.5 लाख पीपल इन 1915, और इस इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोगों को रोज़गार मिला 1915 में, 1.5 लाख लोगों को रोज़गार मिला था इससे। इसके बाद आता है शुगर इंडस्ट्री। द शुगर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग गुड़ एंड खंडसारी was one of the most important industries of pre-independence era. Its production increased from over 73,000 tons in 1920 to over 1.23 billion tons in 1936। जो शुगर इंडस्ट्री थी उसमें चीनी के अलावा जो गुड़ था, खांडसारी था, वो भी क्या था, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री होती थी, ठीक है ना। अब जो शुगर इंडस्ट्री थी उसमें जो 73,000 टन जो था 1920 में उससे प्रोडक्शन होने लगा। उसके बाद क्या 1936 में 1.23 बिलियन टन होने लगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा शुगर इंडस्ट्री में। द बिकेम द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया था उस टाइम में शुगर प्रोडक्शन में क्या था, नंबर 1 पर था पूरी दुनिया में। इसके बाद आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ए बेसिक इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू मोस्ट ऑफ द अदर इंडस्ट्री। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टिस्को इन 1911, it developed as a large number of machines were needed for different industries, starting from a meager 35,000 tons production in 1911. Its production grew to over 39 lakhs 65,000 tons in 1936। जो आयरन और स्टील की जो ये क्या थी, ये बेसिक इंडस्ट्री थी। ये लोगों को प्रोवाइड क्या कराती थी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती थी जितनी भी इंडस्ट्री थी उनको। और जब से टिस्को यानी कि टिस्को कंपनी की स्थापना हो गई 1911 में, उसके बाद से क्या हुआ, जो मशीन थे वो उनको अलग अलग इंडस्ट्री में उनको मशीन बनाने का जो काम होता था वो टिस्को से लोग क्या करते थे, आयरन खरीदते थे, आयरन और स्टील, और उससे अपने अलग अलग मशीन बनाते थे। और जो प्रोडक्शन था वो भी क्या हो गया, 1911 में जो प्रोडक्शन था किसका, आयरन और स्टील का, वो 35,000 टन था। लेकिन 1936 में वही प्रोडक्शन कितना हो गया, 39,65,000 टन हो गया, ठीक है ना। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। इसके बाद आते हैं प्लांटेशन इंडस्ट्रीज। द प्लांटेशन इंडस्ट्रीज टू डेवलप इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में प्लांटेशन इंडस्ट्री को भी ज़्यादा डेवलप होने लगा इंडिया में। यू हैव रीड दैट द ब्रिटिश कंपेल्ड पीजेंट टू ग्रो इंडिगो विच वाज द यूज एज ए डाई इन कॉटन टेक्सटाइल। आपको पता है कि जो अंग्रेज थे वो पीजेंट्स पे यानी किसानों पे दबाव बनाते थे इंडिगो बोने के लिए, और इंडिगो का यूज वो क्या करते थे, कॉटन के जो टेक्सटाइल कपड़े बनते थे उसको डाई करने में, कलर करने में। हाउ एवर आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल डाई इंडिगो प्लांटेशन वेयर इनकरेज। जो इंडिगो प्लांटेशन था उसको इनकरेज, जो आर्टिफिशियल डाई जब आने लगा, ठीक है ना, तो जो इंडिगो प्लांटेशन था उस पर डिस्करेज, यानी लोगों को उसमें क्या हुआ, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने लगा। लोग क्या करते थे, आर्टिफिशियल डाई ही यूज करने लगे। द टी प्लांटेशन फर्स्ट डेवलप इन बंगाल एंड आसाम इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। जो टी का प्लांटेशन था वो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, बंगाल और आसाम में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डेवलप हुआ। फर्दर एक्सपेंडेड टू द अदर एरिया। इसके बाद ये दूसरे जगहों पे भी फैलने लगा, सच है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। और इनके अलावा हिमाचल और तमिलनाडु में भी टी का प्लांटेशन किया जाने लगा। टी इज अ मेजर आर्टिकल विच इज़ कंज्यूम्ड इन इंडिया एज वेल एज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री। टी जो था वो बहुत ज़्यादा क्या होता था, इंडिया में कंज्यूम होता था, उसके बाद भी ये दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता था। कॉफ़ी प्लांटेशन। अब कॉफ़ी प्लांटेशन वी आर इस्टेब्लिश्ड इन साउथर्न इंडिया। जो कॉफ़ी प्लांटेशन था वो साउथर्न इंडिया में क्या हुआ, स्पेशली इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित होने लगा, स्पेशली मैसूर, कुर्ग, केरला। कौन कौन सी जगहों पे, मैसूर, कुर्ग और केरला में। इट वाज चीफली एक्सपोर्टेड टू यूरोप। इसको मेन रूप से कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था, यूरोप में। इट में बी pertinent to mention that here that worker of this plantation were treated like slaves, that while the government remained
प्रीजुडिस्ड टूवर्ड्स द ओनर्स। और जो इसमें काम करने वाले जो वर्कर होते थे उनको स्लेव यानी गुलामों की तरह उनसे ट्रीट किया जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको जो ऑनर्स थे उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए सजेस्ट किया। ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।